अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 1A को, जो कि आपकी बुक D2 का पहला चैप्टर है और इसकी पहली एक्सरसाइज है। और हम लोगों ने वेरिएशंस के टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 108 identical books have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books, the number of such books that have a mass of 20 kg. अब देखो यहाँ पर उन्होंने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि यू नीड टू फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग दीज टू वेरिएबल्स। उन्होंने सिर्फ आपको कंडीशन दे दी और आपके ऊपर इस कंडीशन को छोड़ दिया कि आप इसको जिस मेथड से चाहो सॉल्व करो। तो मैं इसको इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कन्वीनियंट ये है कि हम इसको रेशो मेथड से सॉल्व करें। तो आगे बढ़ते हैं। We know that quantity and mass is a directly relation. जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी मास उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड में भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? मोreover, you are not instructed to follow any method here as they are not asking for the equation connecting two values, so we can use any of the method. We will use the ratio method. So ratio method में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ज़रा देखते हैं। We have a given ratio. Given ratio मेरे पास क्या है कि 108 identical books have a mass of 30 kg. So this is the given ratio. इस given ratio से मैं बाकी की remaining values को find out कर सकता हूँ। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? बुक्स की क्वांटिटी है 108 और मास है मेरे पास 30 kg। और मुझे सबसे पहले पार्ट में क्या मालूम करना है? द मास ऑफ 150 सच बुक्स, मतलब मुझे मास मालूम करना है 150 बुक्स का। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बुक्स की क्वांटिटी अब 108 से 150 हो चुकी है, तो मास में क्या चेंजेस मालूम पड़ेंगे, मुझे इनको कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ 150 बुक्स एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे। मतलब सिचुएशन क्या बन जाएगी? 108 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30 इंटू 150। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 41.66 किलोग्राम। इसका मतलब 150 बुक्स की वैल्यू, 150 बुक्स का जो मास होगा वो 41.66 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में सिचुएशन क्या है? अब आपके पास मास 20 kg है, लेकिन नंबर ऑफ बुक्स आपने मालूम करनी है। तो इसके लिए भी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स हैविंग मास इक्वल टू 20 kg, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यूज एज, मतलब अब क्या हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाय 20। सो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 30। ये 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 72 बुक्स का मास जो है वो 72 बुक्स का जो मास है वो 20 kg के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यू मस्ट फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर रेशो मेथड को यूज नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर इक्वेशन मेथड को ही यूज करना पड़ेगा। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल्स टू 4.5 व्हेन y इक्वल्स टू 3, find an equation connecting x and y, the value of x when y equals to 6, the value of y when x equals to 12। तो स्टार्ट करते हैं। एज दे आर आस्किंग फॉर द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इक्वेशन मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू लगेगा और कांस्टेंट लगेगा। और मैंने सबसे पहले इस k की वैल्यू मालूम करनी है। और k की वैल्यू कैसे मालूम करोगे? k की वैल्यू मालूम करने के लिए तुम्हारे पास सवाल में x और y की जो गिवन वैल्यूज मौजूद हैं तो उनको यूज करोगे। लाइक x इक्वल्स टू 4.5 और y इक्वल्स टू 3, तो x और y की जगह 4.5 और y की जगह 3 पुट कर दोगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? 4.5 इक्वल्स टू k इंटू 3। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 4.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1.5। इसका मतलब अब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी आपके पास इक्वेशन मौजूद नहीं है। इक्वेशन में आपने k की वैल्यू पुट करनी है। सो द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू 1.51। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि जनाब राइट डाउन एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। अब इसके पार्ट 2 में तुमने क्या करना है? तुमने x की वैल्यू मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ व्हेन यू पुट y इक्वल्स टू 6। अब आपने इस इक्वेशन में y की जगह 6 पुट करोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा सॉल्व करते हैं। Now we need to find the value of x when y equals to 6. Mathematically we can write x equals to 1.5 into 6, और जब 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए जब मैंने y की वैल्यू 6 पुट कराई तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
9 के बराबर। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to 12। अब आपने x की वैल्यू 12 पुट करनी है और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करोगे, इन पार्ट 3 वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to 12। मैथमेटिकली वी कैन राइट x equals to 1.5y, दैट इज द इक्वेशन वी गॉट इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। क्योंकि मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब ये 1.5 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.5 वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो सिचुएशन ये ऐसी बन जाएगी, y इक्वल्स टू x अपॉन 1.5, x की वैल्यू आपके पास 12 मौजूद है, पुट करवाइए, 12 अपॉन 1.5 बराबर हो जाएगा आपके पास 8 के बराबर, ठीक है। यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जनाब। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन कनेक्टिंग मालूम की, फिर इक्वेशन कनेक्टिंग मालूम करने के बाद हमने इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost $18 और A kg of sugar when B kg of sugar cost $C। तो हम लोगों ने इसके अंदर, हम अपनी आसानी के लिए इसमें रेशो मेथड यूज करेंगे क्योंकि कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास मेंशन नहीं है, तो हम अपने काम को इजीली करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वी यूज ratio method as there isn't any specific condition to find equation connecting the values, so we get situation क्या आ गई, t की वैल्यू इनिशियली 3 किलोग्राम थी और उसकी कॉस्ट $18 थी और मैंने 10 kg ऑफ टी लीव्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब क्या करूंगा, तो जनाब मैंने इसको लिख लिया और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितने ज्यादा टी लीव्स का मास होगा उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 3 into x equals to 18 into 10, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x equals to 180 upon 3 बराबर हो जाएगा 60 के। सो दिस इज द आंसर कि जनाब अगर आप 10 kg ऑफ लीव्स परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी $60 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। Now move to the part B. In this situation, we can write it as follows. अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, इनिशियल सिचुएशन क्या है, जब B kg ऑफ शुगर, किलोग्राम ऑफ शुगर कितना है B, मेरे पास कितने का था $C का, मतलब B किलोग्राम ऑफ शुगर की जो कॉस्ट है वो $C के बराबर है, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है कि अगर A किलोग्राम शुगर मुझे मालूम करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो उसको मैंने $Y से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो आप जानते हो कि क्वांटिटी और कॉस्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब b y से मल्टीप्लाई होगा, a c से मल्टीप्लाई होगा, सिचुएशन क्या बन जाएगी, b into y equals to a into c, और क्योंकि आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिचुएशन बन जाएगी y equals to a into c upon b या a c upon b। So this is the answer of your question number B. So इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस इसमें सारा का सारा काम वेरिएबल्स के ऊपर होगा। इससे पहले हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज के साथ कर रहे थे, अब हम सारे के सारे काम को वेरिएबल्स के साथ परस्यू कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक टेबल प्रोवाइडेड है और हमने उस टेबल को कंप्लीट करना है, और सिचुएशन क्या है, y is directly proportional to x, copy and complete the table below। x की मेरे पास 3 वैल्यूज मौजूद हैं, दैट इज 4, 20 एंड 24। y की भी 3 वैल्यूज मौजूद हैं जिसमें से 2 वैल्यूज 9 और 11 है, जबकि एक वैल्यू मेरे पास 6 है और वो उस वक्त आई है जब x बराबर था 24 के। तो इस सिचुएशन को जरा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। You can use any of the method in the above question. As you are not instructed to find an equation connecting with two variables, we will use equation method here. आप कोई से भी मेथड को फॉलो कर सकते हो क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, आप इंस्ट्रक्टेड नहीं हो कि आपने यहाँ पर इक्वेशन कनेक्टिंग मालूम करनी है या आपने रेशो मेथड से करना है। मैं यहाँ पर इक्वेशन मेथड को यूज करूंगा। कंपैरेटिवली इस तरह के सवालों में इक्वेशन मेथड आसान होता है। तो इक्वेशन मेथड में हम किस तरीके से काम करेंगे, हमें सबसे पहले उन 2 वैल्यूज को सेलेक्ट करना है जिससे हम इस सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब मेरे पास किसी सिचुएशन में x और y दोनों की वैल्यूज मौजूद हो। अब देखो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू 4 मौजूद है, y की वैल्यू अननोन है, x की वैल्यू 20 मौजूद है, y की वैल्यू अननोन है, y की वैल्यू 9 मौजूद है, x अननोन है, y की वैल्यू 11 मौजूद है, x अननोन है। अलबत्ता 24 और 6 एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर x और y दोनों की वैल्यूज मौजूद है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी मेरे पास कि ये 2 वैल्यूज मेरे पास ऐसी हैं जिनकी मदद से आप k की वैल्यू मालूम कर सकते हो। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, y is directly proportional to x, सो मैंने इसको मैथमेटिकली लिख लिया, y is directly proportional to x। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल्स टू लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, y इक्वल्स टू kx के बराबर हो गया। अब क्या करोगे,
पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स। कौन से बोथ वेरिएबल्स? x और y दोनों की वैल्यूज तुम्हारे पास मौजूद है। x की जगह 24 पुट करो, y की जगह 6 पुट करो, तो तुम्हारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सिचुएशन हो जाएगी 6 इक्वल्स टू k इंटू 24 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 6/24 इक्वल्स टू 1/4 आ गया। मतलब तुम्हारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 के बराबर आ चुकी है। इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी? y इक्वल्स टू 1/4 इंटू x के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y आ चुका है। अब मैं बारी बारी इसमें x और y की वैल्यूज पुट करवाऊंगा और दूसरे रिस्पेक्टिव वेरिएबल की वैल्यू को मैं मालूम कर लूंगा। लाइक सबसे पहले मेरे पास x की वैल्यू 4 मौजूद है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करवा दूंगा। तो जब मैं x की वैल्यू 4 पुट करवाऊंगा तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? 4/4 बराबर हो जाएगा 1 के, मतलब y की वैल्यू मेरे पास बराबर हो गई 1 की। उसके बाद मैं x की वैल्यू को 20 पुट करवाऊंगा, तो मैंने x की जगह जब 20 पुट करवाया तो 1/4 इंटू x मतलब 1/4 इंटू 20 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 20 के बराबर हो जाएगा 20/4 5 के बराबर। तो मतलब जब आपने x की वैल्यू 20 पुट करवाई तो y की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। सही है। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने y की सारी वैल्यूज मालूम करनी है, x की दो वैल्यूज अननोन है। अब मैं y की जगह 9 पुट कराऊंगा तो मुझे x मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इक्वेशन आपके पास y की सब्जेक्ट की फॉर्म में, y इक्वल्स टू की फॉर्म में। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो आपको इसको x इक्वल्स टू की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू 1/4, x मौजूद है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? x इक्वल्स टू 4। अब आपने इक्वेशन को जब रीअरेंज किया, x को सब्जेक्ट बनाया, तो इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू 9 पुट करवाएंगे, तो जब आप y की वैल्यू 9 पुट कराएंगे तो 4 9 36, y की वैल्यू 36 के बराबर हो गई। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू 11 पुट कराओगे तो y की वैल्यू 11 पुट कराने के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44 के बराबर हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू 44 के बराबर हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने, अगर आपके पास टेबल आ जाए कंप्लीट करने के लिए, तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा काम करोगे। लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी है कि किस वैल्यू को सेलेक्ट करते हुए तुम लोगों ने k की वैल्यू मालूम करनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, सब्जेक्ट को चेंज करना, एप्रोप्रिएटली चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना काम गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V volt needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R ohms, where R equals to 6 and V equals to 9। अब देखो, बेसिकली तो ये क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम लोगों को मैथ्स आती है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मैथ्स से ही रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वोल्टेज और आर्म रेजिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन सवाल में जो चीज लिखी है उससे मेरा काम पूरा हो रहा है। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V वोल्ट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये वोल्टेज क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जनाब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो V इक्वल्स टू KR आ जाएगा। सबसे पहले K की वैल्यू मालूम करने के लिए V और R की वैल्यू तुम्हें पुट करवानी पड़ेगी। सवाल में तुम्हारे पास R की वैल्यू 6 और V की वैल्यू 9 के बराबर है, तो तुमने R की वैल्यू 6 और V की जगह 9 पुट कर सबसे पहले K की वैल्यू निकाल ली, और K की वैल्यू आ गई 1.5 के बराबर। तो इक्वेशन कनेक्टिंग किस फॉर्म में आ जाएगी तुम्हारे पास? V equals to 1.5R। ये तुम्हारे पास इक्वेशन कनेक्टिंग आ गई। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या करना है? R की वैल्यू पुट कराओगे, V की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू पुट कराओगे, R की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑल यू नीड जस्ट टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है, आपने V की वैल्यू मालूम करनी है। जब R की वैल्यू 15 है तो आप R की जगह 15 पुट करवा दो, तो V इक्वल्स टू 1.5 इंटू 15 बराबर हो जाएगा 22.5 के। इसका मतलब जब आपने R की वैल्यू 15 पुट करवाई तो V की वैल्यू 22.5 के बराबर हो गई। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है, अब आपने R की वैल्यू मालूम करनी है जब V की वैल्यू 15 के बराबर है। उसके लिए आपको R को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी सब्जेक्ट है V equals to 1.5 into R। अब आपको इक्वेशन को R equals to की फॉर्म में लाना है, तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी तुम्हारे पास? V equals to 1.5 R, 1.5 इस R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो R equals to V upon 1.5। V की वैल्यू 15 के बराबर है, V की जगह 15 पुट कीजिए, 15 upon 1.5 बराबर हो जाएगा 10 के। इसका मतलब जब मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू 15 होगी
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 10 के बराबर हो जाएगी। आई गेस यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो कुछ जगहों पर रेशियो मेथड इजी होता है, कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, कुछ जगहों पर इक्वेशन मेथड होता है। अब पार्ट 4, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ v अगेंस्ट r। देखो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो वैल्यूज का मौजूद होना जरूरी है और हमारे पास तो यहाँ तीन वैल्यूज मौजूद हैं। पहली वैल्यू है r इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 9 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी वैल्यू है मेरे पास v इक्वल्स टू 22.5 एंड r इक्वल्स टू 15 जो कि मैंने पार्ट 2 में मालूम की। तीसरी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, v इक्वल्स टू 15 एंड r इक्वल्स टू 10, ये मैंने पार्ट 3 में मालूम की। अब इन तीनों पॉइंट्स की मदद से मैं सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, दैट इज v अगेंस्ट r। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन पार्ट 4 यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ v अगेंस्ट r। ग्राफिकली वी कैन ड्रॉ इट एज, ये मेरे पास एक ग्राफ मौजूद है, मैंने वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कोऑर्डिनेट भी डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब जरा वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू मेरे पास है 6,9। देखो 6,9 कहाँ आ रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 के बराबर, तो यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस का कोऑर्डिनेट है 6 आ गया। वोल्टेज की वैल्यू 9 के बराबर, 10 और 8 के बिल्कुल बीच में 9 मौजूद है, तो इस जगह पर मेरे पास पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास कौन सा था, 15 और 22.5, ये आ गया। तीसरा वैल्यू मेरे पास कौन सी थी जनाब, 10 और 15, तो मैंने सारी वैल्यूज को आपस में पुट करवा दिया। अब जरा गौर से देखो, ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, 6 और 9 क्वेश्चन में गिवन थी, 10 और 15 मैंने पार्ट 3 में मालूम की थी, 15 और 22.5 ये मैंने पार्ट 2 में मालूम की थी, ठीक है। अब आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए, इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ये तीनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए। ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें बता रही है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस तरीके से तुम लोगों ने इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है एंड आई बिलीव कि तुम लोगों को ग्राफ की प्लॉटिंग आती होगी, और अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि सर हमें स्केलिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं फिर स्केलिंग भी किसी एक स्पेसिफिक वीडियो में समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एडवांस लेवल क्वेश्चन, और एडवांस लेवल क्वेश्चन इसलिए ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। द टोटल मंथली इनकम डॉलर ऑफ अ सेल्समैन हु सेल्स tires consists of a basic salary of 600 and a variable amount which depends on the number of tires he sells. For each tire he sells he receives $8. एक सेल्समैन की मंथली इनकम को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज $D, ठीक है। और उसकी बेसिक सैलरी है 600, मतलब अगर वो कोई टायर नहीं भी बेचता तो ही विल अर्न 600, लेकिन अगर वो कोई टायर बेचता है तो हर टायर बेचने पर उसको $8 का इंसेंटिव मिलेगा या कमीशन मिलेगा, ठीक है। और हम लोगों ने इसकी मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से चार चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले कि अगर वो बंदा 95 टायर्स सेल करता है तो उसकी पर मंथ इनकम कितनी होगी। पार्ट 2 में अगर उसकी पर मंथ इनकम 1680 बन गई है तो उसने कितने टायर बेचे होंगे। पार्ट 3 में हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करना है, दैट मस्ट बी कनेक्ट एट डी और एन, ठीक है। डी उसकी मंथली इनकम है, एन नंबर ऑफ टायर्स है, ठीक है। और चौथे में हमने डी और एन मतलब उसकी इनकम और नंबर ऑफ टायर ही सेल्स के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर उससे हम लोगों ने रिजल्ट जो है वो निकालने, कंक्लूड करना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे जरा देखो। It will be feasible for you to solve third part first. It will help you to solve the part 1 and 2 easily. देखो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट ये है कि तुम सबसे पहले पार्ट 3 को सॉल्व कर लो, तुम एक इक्वेशन बना लो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि बनेगी किस तरीके से। First of all, you need to keep this thing in your mind that he will earn $600 even if he will be unable to sell a single tire. Mathematically, we can write it as below. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक टायर भी ना बेचे तो उसकी मंथली इनकम 600 तो लाजमी होगी। इसका मतलब उसकी मंथली इनकम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टायर सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि 600 उसको लाजमी तौर पर मिलेंगे। तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जनाब D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मंथली इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 600 जो कि उसकी बेसिक सैलरी है प्लस नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि उसकी टोटल इनकम D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, 600 जो कि उसकी बेसिक सैलरी है प्लस नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इक्वल्स टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, D इक्वल्स टू kn प्लस 600। ये तुम्हारे पास पार्ट 3 आधा सॉल्व हो चुका है क्योंकि अभी तुम्हारे पास
के की वैल्यू नहीं आई है। अब तुमसे बोला ये गया है कि जनाब अगर वो एक टायर भी बेचता है तो ही विल अर्न $8। तो इसका मतलब मैं इस के की जगह $8 पुट कर सकता हूँ। Moreover, the value of K will be 8 as for every tire he sold, he will earn $8। ठीक है, तो अगर वो एक टायर बेचेगा तो अगर मैं K की वैल्यू को 8 ले लेता हूँ तो 8 मंजा 8। अगर वो 2 टायर बेचेगा तो उसका जो कमीशन है वो 8 2 16। 3 टायर्स बेचेगा तो 8 3 24। तो मैं K की वैल्यू को 8 पुट कर देता हूँ और मेरे पास सिचुएशन क्या आ गई, D इक्वल्स टू 8n प्लस 600। ये इसकी मंथली इनकम की इक्वेशन है कि 600 तो उसको लाजमी मिलेंगे। अब अगर वो एक टायर भी सोल्ड आउट नहीं करता तो n की जगह 0 आ जाएगा, 8 इंटू 0 0 के बराबर, तो उसकी बेसिक सैलरी 600 रहेगी। एक टायर बेचता है तो 8 बनजा 8 हो जाएगा, मतलब मैं n की जगह 1 पुट करवा दूंगा। अगर वो 2 टायर बेचेगा तो 8 इंटू 2 मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब 16 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनाने का फायदा क्या हुआ, अब जरा गौर से देखो। This is your part 3. This method will help you to solve these kind of questions every time. अब ये आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपके पास अगर पता चल जाए कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, फिक्स सैलरी कितनी है, तो सिचुएशन काफी आसान हो जाती है। अब जरा इसका पार्ट 1 देखो। नाउ मूव टू द फर्स्ट पार्ट इन विच ही सेल्स 95 टायर। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 95। तो n की जगह 95 पुट करा दो, उसकी मंथली इनकम आ जाएगी तुम्हारे पास d इक्वल्स टू 8n प्लस 600। n इक्वल्स टू 95 है तो 8 इंटू 95 प्लस 600, 8 इंटू 95 प्लस 600 बराबर हो जाएगा $1360। मतलब अगर इफ ही मैनेजेस टू सेल 95 टायर्स he will earn $1360 at that month। ठीक है जनाब, तो ये काम किस लिए आसान हो गया, क्योंकि मैंने पार्ट 3 को पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी के पार्ट 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो, इन पार्ट 2 वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स व्हेन ही अर्न $1680। अब एक महीने में उसकी पर मंथ इनकम हो गई $1680। तो उसने कितने टायर्स बेचे होंगे, तो मैं फिर से इक्वेशन के पास जाऊंगा। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, d इक्वल्स टू 8n प्लस 600। अब मेरे पास d की वैल्यू 1680 मौजूद है क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जनाब at that particular month he earned 1680। तो मैंने d की जगह 1680 पुट कर दिया और मुझे n की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये वाला 600 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, सिचुएशन बन जाएगी 1680 माइनस 600 इक्वल्स टू 8n। 1680 में से 600 गया तो सिचुएशन बन गई 1080 इक्वल्स टू 8n। मुझे n की वैल्यू मालूम करनी है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 1080 और नंबर ऑफ टायर्स बराबर हो जाएंगे 135। इसका मतलब अगर उसकी सैलरी $1680 बनी है एट अ स्पेसिफिक मंथ, इसका मतलब उसने लाजमी तौर पर 135 टायर्स सोल्ड आउट किए होंगे। ठीक है, अब पार्ट 4 देखो। पार्ट 4 में तुम्हारे पास तुमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद होना जरूरी है। इस सवाल में तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। पहला पॉइंट सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो कोई टायर भी नहीं बेचेगा तो ही विल अर्न $600। दूसरा, जब उसने 95 टायर बेचे तो उसकी इनकम कितनी बनी थी, 1360। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन, जब उसकी मंथली इनकम 1680 थी तो उसने कितने टायर बेचे, 135। तो आपके पास 3 वैल्यूज मौजूद हैं। इन फाइनल वैल्यू यू नीड टू पुट दीज वैल्यूज ऑन अ ग्राफ टू कंप्लीट योर पार्ट 4। ठीक है, तो हम तमाम वैल्यूज को अब पार्ट 4 में एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं। The above value tells us that he has to sell 135 tires in order to earn $1680। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब इसी के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में करना क्या है जनाब, कि तुम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब उसमें मंथली इनकम अगेंस्ट नंबर ऑफ टायर ही सोल्ड। ठीक है, और इसमें एक बात का ध्यान रखना कि अगर वो कोई टायर नहीं भी बेचता तो ही विल अर्न $600। ठीक है, अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी बेसिक सैलरी 600 है। दूसरा पॉइंट हमने उस वक्त मालूम किया था जब उसने 95 टायर्स बेचे थे और ही अर्न $1360। तीसरा पॉइंट जब उसने 135 टायर्स बेचे थे एंड ही अर्न $1680। तो मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ। ठीक है, मैंने ग्राफ में टायर्स को एक्स एक्सिस पर ले लिया और इनकम को वाई एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, और मुझे ये भी पता है जनाब कि बेसिक सैलरी 600 है। इसका मतलब कि अगर वो कोई टायर नहीं भी बेचता तो ही विल अर्न $600। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ टायर 0 बट ही विल अर्न $600। दूसरी वैल्यू क्या थी मेरे पास, इफ ही सेल्स 95 टायर्स ही विल गेट 1360। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। 95 टायर्स है और 1360 मेरे पास इनकम है।
तीसरी वैल्यू 135 टायर्स और $1680। तो मैंने इन तीनों वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। बिहेवियर जानने के लिए इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया। जब मैंने इन तीनों को कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ जी, लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ओरिजिन का मतलब x और y मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब लाइन इस जगह से शुरू होनी चाहिए। इसका मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जनाब, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ओरिजिन से स्टार्ट होना भी जरूरी है। तो आई बिलीव कि यहां तक ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज 1B की वीडियो बनाई जाएगी, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मौजूद है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, आई बिलीव कि आप प्रैक्टिस करोगे और अपनी छुट्टियों को, इस क्वारंटाइन पीरियड को किसी फ्रूटफुल काम में जो है वो इन्वेस्ट करोगे। थैंक यू।